लेक्चर नंबर 10 और इसके अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक का इंसर्शन इन कैपेसिटर समझेंगे। तो पहले हम लोग डाइलेक्ट्रिक समझते हैं, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, अब डाइलेक्ट्रिक की मैंने डेफिनेशन वगैरह सब लिखी हुई है, एक बार फटाफट से हम लोग समझ लेते हैं डाइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक साथ टाइटली बाउंडेड होते हैं। तो डेफिनेशन वाइज अगर आप डाइलेक्ट्रिक की चलोगे तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसमें। तो पहली स्टेप ये बोल रही है डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटेड नॉन कंडक्टिंग, मतलब ये प्योर कंडक्टर नहीं होते, ठीक है ना। तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं विच ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग। तो इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर सके। तो पहली बात, डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग होते हैं और इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसफर करते हैं विदाउट कंडक्टिंग, बिना कंडक्शन के। अब होता क्या है, दो तरीके के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर मतलब वो जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव पोल अलग अलग हो, जैसे वाटर। तो वाटर में H प्लस अलग है, OH माइनस अलग है, यानी पॉजिटिव अलग है, नेगेटिव अलग है। इनके खुद के डायपोल मोमेंट्स होते हैं। तो इनमें हर एक मॉलिक्यूल का खुद का एक डायपोल मोमेंट होता है। जैसे, तो आप डेफिनेशन आप पढ़ो, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन ये है, a polar molecule has permanent electric dipole moment in the absence of electric field also। तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के भी इनके अंदर अपने डायपोल मोमेंट होते हैं और वो डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्टेड होता है। बट ये जो डायपोल्स होते हैं ना, ये रैंडमली एसोसिएटेड होते हैं। रैंडमली एसोसिएट होने से नेट डायपोल मोमेंट जो होता है इनका, वो जीरो हो जाता है। तो किसी भी पोलर डाइलेक्ट्रिक में मॉलिक्यूल्स का तो डायपोल मोमेंट होता है, बट वो नेट डायपोल मोमेंट जीरो इसलिए होता है क्योंकि वो रैंडमली एसोसिएटेड होते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। अब इसी तरीके से इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोलर मॉलिक्यूल्स टेंड्स टू लाइन अप ऑन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सब्सटेंस हैज फाइनाइट डायपोल मोमेंट, एग्जांपल वाटर, ये वो। अब इसका मीनिंग समझना बड़ा जरूरी है। जब हम एक्सटर्नल फील्ड चालू करते हैं तो वो फील्ड इन डायपोल के ऊपर टॉर्क लगाती है और इनको अपनी तरफ अलाइन कर लेती है, और सारे डायपोल जब एक तरफ अलाइन हो जाते हैं तो इनका नेट डायपोल मोमेंट मिलना शुरू हो जाता है। यानी ये तो हो गया पी नेट जीरो इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड। इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड क्या होता है, जब फील्ड की प्रेजेंस में इन डायपोल्स को रखा जाता है, तो ये फील्ड ले लो आप, तो इसमें अगर इन रैंडमली एसोसिएटेड डायपोल्स को रखा जाए तो ये सारे के सारे जो रैंडमली एसोसिएटेड डायपोल्स हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये इस फील्ड के कारण एक डायरेक्शन में आना शुरू हो जाते हैं। एक डायरेक्शन में आते हैं तो इनका नेट डायपोल मोमेंट अब नॉन जीरो हो जाता है और ये भी डायपोल के अंदर कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, इनके मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट होता है, बट रैंडम एसोसिएशन की वजह से नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड। फील्ड आते ही इनके डायपोल एक डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं और इनका कंट्रीब्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं नॉन पोलर की। इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल ईच मॉलिक्यूल है जीरो डायपोल मोमेंट, मतलब मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट ही नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं कि चार्ज नहीं है, ऐसा इसलिए कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके का है कि नेट चार्ज उसके अंदर हमें जीरो मिल जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग नहीं हो पाते। तो एक जैसे आप एटम ले लो, अब एटम के अंदर पॉजिटिव के चारों तरफ क्या होगा, नेगेटिव सराउंडेड होगा, तो नेट डायपोल मोमेंट हमें कितना मिल जाएगा उसके अंदर, जीरो। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में each molecule has zero dipole moment in normal state. When electric field is applied, molecules becomes induced electric dipole, जैसे N2O2, बेंजीन, मीथेन। क्योंकि इनमें फिर क्या होता है, पॉजिटिव वाला एक तरफ सेपरेट होना शुरू हो जाता है, नेगेटिव वाला एक तरफ सेपरेट होना शुरू हो जाता है, चार्जेस का डीलोकेलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तब इनका हमें नेट डायपोल मोमेंट मिलता है। तो बिकम्स इंड्यूस्ड डायपोल। तो इनको इसलिए बोला जाता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक डायपोल, और दे आर मेड अप ऑफ नॉन पोलर एटम एंड मॉलिक्यूल। तो इन जनरल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कैन बी कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक, but broadly non-conducting material having non-polar molecules are referred to as dielectric। तो डायलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनके अंदर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हो और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो, मतलब उनका नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो, तो उनको हम लोग बोलते हैं डायलेक्ट्रिक। अब डायलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पर पोलराइजेशन कैसे होता है उसका कंसेप्ट में डिस्कस करता हूँ। पहले समराइज कर लो इतना। डायलेक्ट्रिक वो होता है जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का हो, जिसके अंदर दो तरीके के डायलेक्ट्रिक मिलते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर मतलब जिनका इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट होता है, नॉन पोलर मतलब जिनका डायपोल मोमेंट नहीं होता। पोलर वालों को फील्ड में रखने पर नेट डायपोल मिलना शुरू हो जाता है, नॉन पोलर को फील्ड में रखने पर उनका इंडिविजुअल डायपोल मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव का सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। इतना अभी तक का समरी है। अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो इट इज द
process of inducing equal and opposite charges on the two faces of the dielectric on the application of the electric field. अब मीनिंग समझो, जैसे ही हमने डायलेक्ट्रिक को किसी कंडक्टर के अंदर या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर पॉजिटिव वाला तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है और नेगेटिव वाला फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि पॉजिटिव वाला फील्ड की तरफ चला गया, नेगेटिव वाला फील्ड के अपोजिट आ गया और इसने अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये EI इंडिकेट करता है फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। अब अगर हम इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ये EI, और उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम हो जाएगा। यानी जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा जाता है तो उसके अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पहले के मुकाबले थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि उसके चार्जेस इस तरीके से आते हैं कि वो एक्सटर्नल फील्ड की फील्ड को कैंसिल आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब आप सेंटेंस पढ़ते जाओ। सपोज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो हमने कैपेसिटर की प्लेट में इंसर्ट कर दिया जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी हुई थी। Induced electric field inside the dielectric is EI, hence this induced electric field decreases the main field to E minus EI, that is new electric field between the plate becomes E minus EI। तो net electric field की वैल्यू E minus EI हो गई, जो कि पहले से कम हो गई। अब यहाँ डिफाइन किया जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम K से डिनोट करते हैं और इसके कई सारे और नाम होते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं इसको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी होता है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो। तो अब आप चेक करो, तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड और रिड्यूस्ड या फिर ऐसा बोला जाए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के जो रेशियो को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेयर K इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब अगर हम K की वैल्यू को डिफाइन करें या फिर E नेट की वैल्यू को डिफाइन करें, जो शायद मैंने नेक्स्ट पेज पर भी कर रखी है, चलो इधर ही करते हैं। तो अब अगर मैं E नेट की वैल्यू को डिफाइन करूं तो K हो गया बेटा E यानी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिनल मतलब डाइलेक्ट्रिक रखने से पहले, डिवाइडेड बाय E नेट। इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो E नेट इज इक्वल्स टू E बाय K, यानी डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद फील्ड K से कम हो गई। E नेट की वैल्यू डाली मैंने E माइनस EI इज इक्वल्स टू E बाय K, और यहां से EI का वैल्यू आ गया E 1 माइनस 1 बाय K, जहां E हो गई इंड्यूस चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड और E हो गई EI हो गई इंड्यूस चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड, E हो गई ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, K हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये रहा कि जब हमने कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को रखा तो डाइलेक्ट्रिक रखने पर उसके अंदर इधर साइड पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इन चार्जेस को बोलेंगे हम इंड्यूस चार्जेस, ये चार्जेस हो गए रियल चार्जेस। अब ये जो इंड्यूस चार्ज की फील्ड आई, इस इंड्यूस चार्ज की फील्ड का स्ट्रेंथ अब हमारे पास आ चुका है इन टर्म्स ऑफ रियल चार्ज की फील्ड, यानी कैपिटल E वाली फील्ड, और EI का वैल्यू मेरे पास आ चुका है EI इज इक्वल्स टू E 1 माइनस 1 बाय K। अब डाइलेक्ट्रिक कई तरीके का होता है। मान लो अगर हमने K इज इक्वल्स टू 0, यानी हमने मान लो वैक्यूम ही कर दिया, या फिर ऐसे समझो K इज इक्वल टू 0 तो खैर नहीं होता, अगर हम इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दे। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मान लो मैंने वैक्यूम कर दिया, मतलब बीच में कोई मटेरियल ही नहीं रखा। बीच में कोई मटेरियल रखेंगे तो पोलराइजेशन ही नहीं होगा, तो वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, और ऐसे में EI यानी इंड्यूस चार्ज की फील्ड जो हो जाएगी वो टोटली 0 हो जाएगी, मतलब उसके अंदर कोई इंडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर हम कंडक्टिंग मटेरियल रखें तो क्या होगा, तो कंडक्टर वो होता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अगर हम मटेरियल रखेंगे तो EI का जो वैल्यू हो जाएगा वो एग्जैक्टली E के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। 1 बाय इन्फिनिटी 0 होते ही E बचेगा, तो EI E के बराबर हो जाएगा। ऐसा होने पर ये फील्ड जब E के बराबर हो जाएगी, ऐसा होने पर नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक के बीच में कंडक्टिंग मटेरियल रख दें तो उसके अंदर नेट फील्ड कितनी मिल जाती है, 0, क्योंकि इंड्यूस चार्ज की फील्ड बाहर की फील्ड को पूरी तरह कैंसिल आउट कर पाती है। तो डाइलेक्ट्रिक कौन होता है, तो डाइलेक्ट्रिक वो होता है जो बाहर की फील्ड को पूरी तरह कैंसिल आउट ना कर पाए और उसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बची रह जाए, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ कम हो, जिसका फॉर्मूला E 1 माइनस 1 बाय K।
तो समराइज करते हैं, तो डायलेक्ट्रिक रखने पर फील्ड कम हो जाती है, और वो फील्ड कितनी कम होती है, कैसे कम होती है, उसका हम लोग एक बार डिस्कशन करते हैं। तो वो फील्ड हो जाती है E1-1/k, या फिर ऐसे बोला जाए नेट फील्ड हो जाती है पहले से कम हो जाती है, और इंड्यूस चार्जेस की फील्ड जो हमारे पास आती है वो आती है E1-1/k। अब अगर हम वैक्यूम क्रिएट करें तो इंड्यूस चार्जेस की जो फील्ड होती है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं, तो इंडक्शन कहां से होएगा। और अगर हम एक कंडक्टिंग मटेरियल रखें तो इंड्यूस चार्जेस ऐसे इंड्यूस होते हैं कि वो एक्सटर्नल फील्ड को पूरी तरह कैंसिल आउट कर देते हैं और नेट फील्ड को जीरो बना देते हैं। अब कुछ हम बेसिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करने जा रहे हैं, इसमें हम इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। तो फिलहाल वाले डाइलेक्ट्रिक की इतनी प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी कि डाइलेक्ट्रिक रखने से उसके अंदर चार्जेस इंड्यूस होते हैं जो कि एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करते हैं, और इंड्यूस चार्जेस की फील्ड हो जाती है E1-1/k। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग कुछ छोटे मोटे काम करना शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर के अंदर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसके दो प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है ना। पहला, चार्ज कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड हो, दूसरा चार्ज कैपेसिटर बैटरी से डिस्कनेक्टेड हो, जैसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में भी किया था, जिसमें हम लोगों ने फोर्स वगैरह के कंसेप्ट, QC EU फोर्स वगैरह के कंसेप्ट देखे थे। यहाँ भी वही काम कर रहे हैं। अब सुनो, तो इफेक्ट ऑन Q C E V U, तो इन 5 पर क्या इफेक्ट पड़ेगा व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब is introduced between plates of capacitor। अब देखो, अब ये सेक्शन बड़ा मजेदार है, इसमें बड़े कंसेप्चुअल जनरेट होंगे, अब ध्यान देना। तो हमारे पास ये कैपेसिटर रहा जो कि बैटरी से कनेक्टेड था। T इज इक्वल टू 0 पर हम इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं। अभी स्विच क्लोज है, ये T इज इक्वल टू 0 का स्टेटस है, बैटरी का पोटेंशियल V है। अभी कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज्ड है। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाएगा। तो कैपेसिटर पर चार्ज आ गया Q, इधर आ गया -Q। अभी हम सबसे पहले स्टेप देखने जा रहे हैं कि अभी हम डाइलेक्ट्रिक जब इंट्रोड्यूस नहीं करते तो इनके QCEVU के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। तो चार्ज आ गया, अब भाई कैपेसिटर की प्लेट के बीच में फील्ड आ जाएगी। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए फटाफट से इसको निपटा सकते हैं। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है जनरल, वो हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A/D। कैपेसिटेंस के प्लेट के बीच में जो फील्ड आ जाती है उस फील्ड का वैल्यू हो जाता है, पहले भी बता चुका हूँ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, या फिर हम V/D भी लिख सकते हैं, जहाँ D हो गया प्लेट के बीच का सेपरेशन। Q और V के बीच का रिजल्ट एक ही है, Q बराबर CV। तो Q दे रखा है तो V निकाल सकते हो, V दे रखा है तो Q निकाल सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हाफ CV² या फिर हाफ Q²/C। तो ये कुल मिलाकर के रिजल्ट्स हैं जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और उसके ऊपर चार्ज आता है, और उसकी प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस ये वो किस तरीके से वैरी करता है। अब करना ये है कि एक तरफ तो हमें कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट करना है, और फिर हमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करना है, देखना है इन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला केस, डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड in charge capacitor disconnected from battery। फिर हम दूसरा लेंगे कनेक्टेड टू बैटरी। तो जैसे ये हमारे पास एक चार्ज कैपेसिटर था जिस पर चार्ज +Q था, इधर चार्ज -Q था। फील्ड इसकी प्लेट के बीच में आ चुकी थी, इस फील्ड का वैल्यू था Q/ε0 A, या फिर ऐसे बोलो इस फील्ड का वैल्यू था V/D, कुछ भी आप लिख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी थी, उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ Q²/C या हाफ CV²। तो ये तो रिजल्ट तब के थे जब डाइलेक्ट्रिक आया नहीं था। अब हम शुरू करते हैं जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अब इस चार्ज कैपेसिटर के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला।
तो मान लो ये वो डाइलेक्ट्रिक है जिसको हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अब डाइलेक्ट्रिक डलने के साथ क्या होगा, पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक डलने से इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर की नेट फील्ड जो हो जाएगी वो पहले के मुकाबले कम हो जाएगी। अच्छा, अब फिलहाल पहले हमें इन सब रिजल्ट्स को छोड़ करके क्यू सी ई वी यू के ऊपर काम करना है, क्योंकि कैपेसिटर बैटरी से डिस्कनेक्टेड है, इसलिए ऐसे सिचुएशन में चार्ज हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ना चार्ज बढ़ेगा ना चार्ज घटेगा, जितना पहले था उतना बाद में रहेगा। कैपेसिटेंस अगर आप चेक करोगे तो नई कैपेसिटेंस का वैल्यू हो जाएगा, अब क्योंकि बीच में मीडियम चेंज हो चुका है इसलिए नई कैपेसिटेंस हो जाएगी K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यानी न्यू कैपेसिटेंस का वैल्यू हो जाएगा K टाइम्स पुरानी कैपेसिटेंस या एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, कुछ भी बोल सकते हो आप। थर्ड स्टेप, पोटेंशियल डिफरेंस पर काम करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया हमारा Q बाई C, ठीक है ना। अब Q तो जैसा है वैसा अभी है, नया चार्ज जो है वो हो गया K टाइम्स C, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो गई V बाई K। तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक गेट डिक्रीज और उसका वैल्यू हो जाता है V बाई K, यानी पुराना पोटेंशियल डिवाइडेड बाई K। नई इलेक्ट्रिक फील्ड पर काम करते हैं। नई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, अब आप कई तरीके से कर सकते हो, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A से भी कर सकते हो या V बाई D से भी कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे कर लो। तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई नया चार्ज, अब क्योंकि बीच में मीडियम आ गया तो एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट इनटू A। नया चार्ज और पुराना चार्ज एक जैसा है क्योंकि चार्ज आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट A और K, यानी नई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड बाय K, यानी डाइलेक्ट्रिक डलने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड E बाई K हो गई, यानी K टाइम्स कम हो गई। ओके, इस चीज को आप V बाई D से भी निकाल सकते हो। तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई नया पोटेंशियल डिफरेंस बाय सेपरेशन। सेपरेशन तो हमने चेंज नहीं किया, वो सेपरेशन जितना पहले था अभी भी उतना ही है, बस नया पोटेंशियल डिफरेंस जो हो गया वो V बाई K हो गया। तो V बाई K टाइम्स टी, यानी आंसर फिर से मेरे पास आ गया E बाई K। तो अगर कोई असर्शन रीजन में पूछे कि एक चार्ज कैपेसिटर को जिसको हम बैटरी से डिस्कनेक्टेड करते हैं उसके अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो फील्ड क्यों कम हो जाती है, वो इसलिए कम हो जाती है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है और फील्ड प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए फील्ड की वैल्यू भी डिक्रीज कर जाती है। पांचवी चीज, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें इसकी, तो अब क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है इसलिए नई पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा हाफ Q स्क्वायर बाय C। C हो जाएगा नया चार्ज वैसा का वैसे ही है, नया कैपेसिटेंस हो गया Kc, तो ये रिजल्ट बचा Q स्क्वायर बाय 2Kc, यानी नई पोटेंशियल एनर्जी जो आ गई मेरे पास वो आ गई Q स्क्वायर बाय 2Kc, यानी नई पोटेंशियल एनर्जी आ गई U बाई K। तो आप जरा इफेक्ट देखो, तो डाइलेक्ट्रिक डलने के बाद कैपेसिटेंस तो K टाइम्स C हो गई, चार्ज कांस्टेंट रहा, बाकी सब चीजें K से डिक्रीज कर गई, तो अब क्या इफेक्ट रहा QC EVU पर, वो हम एक जगह पर समराइज कर लेते हैं। तो Q C E V U, तो Q तो कांस्टेंट रहा, C KC हो गया, E E बाई K हो गया, V V बाई K हो गया, U U बाई K हो गया, यानी इन सब के आने से, डाइलेक्ट्रिक के आने से ये बाकी सब क्वांटिटीज कम हो गई और K से डिक्रीज कर गई, बस खाली चार्ज कांस्टेंट बना रहा। तो अब ध्यान से सुन लो, जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमेशा हम सवाल में चेक करेंगे कि कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है तब डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, डिस्कनेक्टेड वाले में डाल रहे हैं। डिस्कनेक्टेड में डालोगे तो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, कनेक्टेड में डालोगे तो अगला केस मैं बता रहा हूं। तो केस नंबर 2, डाइलेक्ट्रिक is introduced between capacitor connected with battery। अब कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है, अब हम देखना चाहते हैं क्या फर्क पड़ेगा। तो ये रहा कैपेसिटर जो कि बैटरी से कनेक्टेड है डाइलेक्ट्रिक के डलते वक्त। अगर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, चार्ज आ जा सकता है, ये ध्यान रखना, अब चार्ज कांस्टेंट नहीं है। तो डाइलेक्ट्रिक डलने से पहले ये सीन था प्लस Q माइनस Q, ये बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक था। आफ्टर का डायग्राम में इधर बना रहा हूं, तो आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक का डायग्राम ये आ गया, ये डाइलेक्ट्रिक इधर आ गया। तो क्या चीज कांस्टेंट है वो हाईलाइट कर लेते हैं।
पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि दो चीजें जब आपस में सामने लगी हुई होती है उनका वोल्टेज सेम रहता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर कांस्टेंट हो गया। अब एक एक चीज लेते हैं, तो शुरुआत कांस्टेंट से करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हुआ। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो K एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, बाई डी रहेगा, यानी KC हो जाएगा। यानी कैपेसिटेंस ने तो बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे डिस्कनेक्टेड हो चाहे कनेक्टेड हो, वो कांस्टेंट हो जाना है। थर्ड, चार्ज, नया चार्ज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसे निकालने का तरीका हो गया CV, C की जगह आ गया KC, ये न्यू कर देता हूँ, और V हमारा वैसा का वैसे ही है, यानी नया चार्ज हो गया K टाइम्स पुराना चार्ज। यानी इस सिचुएशन में बैटरी से कैपेसिटर की तरफ चार्ज गया, तो मैं इसको हाईलाइट करूं, यानी चार्ज इज फ्लोन, एडिशनल चार्ज इज फ्लोन फ्रॉम बैटरी टू कैपेसिटर, Therefore, work is done by battery, और उसका तरीका होता है चार्ज ट्रांसफर्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। चार्ज ट्रांसफर्ड की वैल्यू हो गई, ये तो हो गया फाइनल चार्ज, KQ माइनस Q इंटू V। तो इतना वर्क बैटरी ने एडिशनली किया, ठीक है ना। तो अगर हम एक चार्ज कैपेसिटर जो कि बैटरी से कनेक्टेड है उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो बैटरी से कैपेसिटर की तरफ चार्ज आता है, और अगर निकालते हैं तो कैपेसिटर से बैटरी की तरफ चार्ज आता है। तो ये बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है। डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो बैटरी से कैपेसिटर पर चार्ज आएगा, निकालोगे तो कैपेसिटर से बैटरी की तरफ जाएगा। ये भी बढ़िया कंसेप्चुअल है। ओके, अभी हाईलाइट कर लेंगे हम इसको। तो तीन चीज पे तो समझ आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस, तो नया पोटेंशियल डिफरेंस हो या पुराना पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो कांस्टेंट है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। चार्ज कैपेसिटी बढ़ गई, नया चार्ज K टाइम्स पुराना चार्ज हो गया। अब हम बात करते हैं फील्ड की। अब फील्ड के कई तरीके हैं, मैंने बताया V/D से भी चेक कर सकते हो या Q एप्सिलॉन नॉट A से भी। तो Q यानी नया चार्ज, K एप्सिलॉन नॉट क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, इनटू A। अब नया चार्ज KQ है बाय K एप्सिलॉन नॉट A, K कट गया और बचा हमारे पास Q एप्सिलॉन नॉट A। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसी की वैसी ही रही। तो हुआ क्या, इस कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक आते ही चार्ज और बढ़ गया, चार्ज और बढ़ गया, तो फील्ड पहले जैसी ही हो गई। यानी हुआ ये, फील्ड डिक्रीज होने की बजाय वापस उतनी हो गई। तो अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है, बहुत कम किताबों में इसके बारे में लिखा हुआ है, इसलिए स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो डाइलेक्ट्रिक डलने के बाद जो नेट फील्ड होती है वो कम तब हो जाती है जब बैटरी कनेक्टेड ना हो, और अगर बैटरी कनेक्टेड हो तो वही फील्ड जो हो जाती है वो उतनी की उतनी रहती है, क्योंकि एडिशनल चार्ज बैटरी ने उसको सप्लाई कर दिया डाइलेक्ट्रिक डलने की वजह से, तो कंपनसेशन वहां से बैटरी ने कर दिया। तो अगर बैटरी कनेक्टेड है तो नई फील्ड जो होगी वो पुरानी फील्ड के बराबर होगी, यानी फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दूसरा, इसको हम प्रूव कर सकते हैं V/D से भी। तो नया पोटेंशियल डिफरेंस बाय D, पर पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है, तो V/D रहा, यानी नई फील्ड इज इक्वल टू पुरानी फील्ड। तो किसी भी रिजल्ट से आप वेरीफाई कर लो, हर रिजल्ट से सेम आएगा। पांचवा रिजल्ट है नई पोटेंशियल एनर्जी। नई पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं फॉर्मूला हाफ CV² लगाऊंगा क्योंकि V कांस्टेंट है। तो नई पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ, नया कैपेसिटी हो गया KC, पोटेंशियल डिफरेंस वही रहा, तो नई पोटेंशियल एनर्जी आ गई K टाइम्स हाफ CV²। तो पोटेंशियल एनर्जी आप देख रहे हो बढ़ गई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हो गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, और इसका वैल्यू आ गया K-1 टाइम्स हाफ CV²। अब हुआ क्या, हुआ ये कि डाइलेक्ट्रिक डलने से बैटरी से एडिशनल चार्ज गया तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। अब क्योंकि जब बैटरी से यहाँ चार्ज गया, फ्लोन फ्रॉम बैटरी टू कैपेसिटर, तो जब बैटरी से कैपेसिटर चार्ज गया तो बैटरी ने वर्क किया, कैपेसिटर ने अपनी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज किया, तो कनेक्टिंग वायर में भी तो हीट डेवलप हुई होगी। तो अब अगर हीट निकालनी हो तो वो तरीका हो गया W बैटरी माइनस डेल्टा U, जैसा हमारा फर्स्ट सेकंड लेक्चर के अंदर था। W बैटरी हो गया ये K-1 इंटू QV माइनस डेल्टा U हो गया K-1 इंटू हाफ CV²। Q की जगह आप CV डाल दो तो ये कॉमन आ जाएगा, तो K-1 इंटू CV² माइनस K-1 इंटू हाफ CV², और यहां से फिर से रिजल्ट आ गया हाफ ऑफ K-1 CV²। यानी बैटरी के द्वारा किया गया आधा वर्क तो कैपेसिटर में जमा हो गया उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और आधा वर्क लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी इन कनेक्टिंग वायर। तो समराइज करते हैं पूरा का पूरा लेक्चर। तो इसकी समरी ये रही जो हमने अभी डिस्कस किया। अगर बैटरी कनेक्टेड है
बैटरी कनेक्टेड होने पर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया इसलिए फील्ड भी कांस्टेंट हो गई, चार्ज इंक्रीज कर गया, के क्यू हो गया, कैपेसिटी इंक्रीज कर गई, के सी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गई, के यू हो गई। तो बाकी सब चीजें इंक्रीज कर गई, बस ये दो चीजें जो रही वो कांस्टेंट रही। बैटरी ने जो वर्क किया, डब्ल्यू बैटरी जो हो गया वो हमारा हो गया के माइनस वन सी वी स्क्वायर, ठीक है ना। और लॉस इन एनर्जी हमारे पास होगी हाफ और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगी हाफ। तो ये लेक्चर की समरी मैंने नेक्स्ट पेज पे ये रखी हुई है, अब आप इसको ऑब्जर्व कर लो। तो यहाँ बैटरी इज रिमूव्ड, यहाँ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। अब बस आप इस चीज को अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना ताकि आपके पूरे कंसेप्ट एक पेज पर रिवाइज हो जाए। तो यहाँ बैटरी डिस्कनेक्टेड और यहाँ बैटरी कनेक्टेड। अब चेक करो, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, चार्ज कंजर्व्ड, पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, फील्ड डिक्रीज कर गई, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गई। बैटरी कनेक्टेड तो अब पोटेंशियल कांस्टेंट, फील्ड कांस्टेंट, बाकी सब के टाइम से इंक्रीज कर गया। तो ये पूरे लेक्चर की समरी मैंने दोनों चीजों की एक ही जगह पर लिख दी। अब आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर होगा। फील्ड वाला ध्यान रखना बच्चों, फील्ड तभी डिक्रीज करेगी जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होगी, और अगर बैटरी कनेक्टेड होगी तो फील्ड कांस्टेंट रहेगी। अब हम इसके प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम भी एक से बढ़कर एक है इसके अंदर, देखो आप। अब जैसे ये पहला प्रॉब्लम है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का ही है, बहुत पुराने जमाने से चले आ रहा है। A capacitor is charged by using battery which is then disconnected. तो अब हमें सारे कंसेप्ट डिस्कनेक्टेड वाले चलाने हैं। A dielectric slab is slipped between the plates which results in। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, तो रिडक्शन ऑफ चार्ज गलत हो गया। इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट, अब पोटेंशियल डिफरेंस तो डिक्रीज होता है, तो इंक्रीज का तो कोई ऑप्शन नहीं है। डिक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट, रिडक्शन इन द स्टोर्ड एनर्जी बट नो चेंज इन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो छोटे छोटे कंसेप्चुअल है, बट ये छोटा थोड़ा ना, ये तो आपके एआईपीएमटी का जबरदस्त सवाल है। अब चलो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये रहा चार्ज कैपेसिटर, ग्राफ पूछ डाला, देखो अगले ने कितना बढ़िया सवाल पूछा है आपसे, डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर डलवा के ग्राफ पूछ डाला, इतना मस्त स्केल है। अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो दो डाइलेक्ट्रिक हैं, और ये करने के बाद मैं एक दो और सवाल बनाऊंगा फिर, ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छा ग्राफ के अंदर हो जाए। कह रहे टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब K1 K2, K1 छोटा है और K2 बड़ा है, are inserted between the plate of the parallel plate capacitor. The variation of the electric field between the plate with distance d is correctly shown by। अब इसके अंदर Q कांस्टेंट है, कोई बैटरी यहाँ कनेक्टेड नहीं है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड कम हो जाएगी, ठीक है ना, और बाकी जहां है जैसी है वैसी ही रहेगी। तो मैं इस कैपेसिटर का डायग्राम अलग बना रहा हूं, तो मैं यहाँ थोड़ा बड़ा करके इसको बना रहा हूं। अब यहां पर हम फिल करने जा रहे हैं पहला डाइलेक्ट्रिक। तो ये रहा हमारे पास बेटा फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक, और इस फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक के अंदर मैं कलर फिल कर दे रहा हूं कोई एक हल्का सा, ताकि आपको ये क्लियरली दिखाई देता रहे। तो ये कलर अपन ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक, थोड़ा सा थिक कर देते हैं। इसी तरीके से एक और डाइलेक्ट्रिक लेते हैं, ये रहा हमारा सेकंड डाइलेक्ट्रिक, और इस सेकंड डाइलेक्ट्रिक का भी कोई कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट अस से दैट हमने इसके अंदर ये कलर फिल कर दिया। तो अब हमारे पास दोनों डाइलेक्ट्रिक आ गए, ठीक है ना। इन डाइलेक्ट्रिक की वैल्यूज ये है कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा K1 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, ये गिवन है, K2 इज ग्रेटर देन K1। अब होगा क्या, इधर पॉजिटिव चार्ज है एज यूजुअल, इधर नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, बीच में तो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, यहां पर तो एयर है, एयर का 1 हो गया, यहां पर भी 1 हो गया, यहां पर भी 1 हो गया। अब हम देखें फील्ड का क्या वेरिएशन है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एयर वाले हिस्से की फील्ड, तो एयर वाले हिस्से की फील्ड हमने E नॉट ले ली, यहां पर भी E नॉट होगी, यहां पर भी E नॉट हो गई। अब डाइलेक्ट्रिक की बारी, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर की फील्ड, तो यहां की फील्ड E नॉट बाई K1 हो गई, और यहां की फील्ड लिखोगे तो ये हो जाएगी E नॉट बाई K2, ठीक। तो ये हमारे पास फील्ड आ गई। तो हर डाइलेक्ट्रिक के अंदर, अच्छा बाकी सब जगह फील्ड कांस्टेंट है, यहाँ E नॉट, यहाँ E नॉट, यहाँ E नॉट। तो अब अगर हम ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बनेगा। तो इस जगह पर आ गया फील्ड और इधर आ गया बेटा सेपरेशन। तो फील्ड के कई सारे वैल्यू हैं, E नॉट है, E नॉट बाई K1 है और E नॉट बाई K2 है। E नॉट सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी फील्ड को यहां कर दिया E नॉट। अच्छा,
फिर कौन है, तो फिर K2 बड़ा है, तो K2 बड़ा है K1 से बड़ा है, यानी K1 सबसे छोटा है, तो K1 सबसे छोटा है, तो फिर इसका मतलब फिर अगला नंबर हमारा लगेगा E0 by K1 और सबसे छोटा फील्ड मिल जाएगा E0 by K2। अब हम ग्राफ बना लेते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए ये रहे डाइलेक्ट्रिक के बाउंड्रीज और यहाँ ये कैपेसिटर खत्म हो गया। ओके, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, यहां से यहां तक E0, तो फील्ड E0 रही, यहां पर फील्ड E0 by K1 यानी फील्ड डिक्रीज कर गई और E0 by K1 हो गई, फिर यहाँ फील्ड दोबारा बढ़ करके E0 हो गई, फिर यहाँ फिर और कम होकर के E0 by K2 रह गई, फिर यहाँ दोबारा बढ़ करके E0 हो गई। अब आप ग्राफ मिला लो तो आपको ग्राफ इसके अंदर मिल जाएगा और करेक्ट ग्राफ हमारा आ जाएगा इसके अंदर फर्स्ट वाला, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको एफएमटी का सवाल अच्छे से आ गया होगा, पर मैं चाहता हूँ एक और सीखें। तो अब मान लो इन्हीं ग्राफ के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने ये बनाया, अब मैं पेंटिंग नहीं कर रहा, इसके अंदर टाइम खराब हो जाता है। तो यहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K और इसे बेटा आप कंडक्टर ले लो, कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, अब हमें इसके अंदर फील्ड की स्केचिंग करनी है कि कहां पर कैसी होगी। यहां पर एयर है, तो जहां एयर है वहां की फील्ड होगी E0, यहां की फील्ड होगी E0 by K, यहां फिर से होगी E0, यहां चेक करोगे E0 by इंफिनिटी यानी इधर की फील्ड होगी 0, इधर की फील्ड दोबारा से E0। तो अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो बड़े आराम से खत्म कर जाएंगे। अब तो ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत आपको आनी भी नहीं चाहिए, ये हम दूसरा सवाल कर रहे हैं लाइन से। E वर्सेस D का सेपरेशन कर लो और हर सेपरेशन में फील्ड इंडिकेट कर दो। यहां पर फील्ड E0 सबसे ज्यादा, फिर फील्ड थोड़ी सी कम हो गई E0 by K रहेगी, फिर फील्ड दोबारा से E0 हो गई, यहाँ पर तो बिल्कुल ही जीरो हो गई और यहाँ पर फिर से E0 हो गई। तो आई थिंक अब तो मजेदार ग्राफ आपको आ गया होगा और अगर ये आया तो अब आप अटकोगे नहीं। तो ये हमारा पूरा का पूरा फील्ड का ग्राफ रहा डाइलेक्ट्रिक के अंदर और आई थिंक अब आपको बेस्ट आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? A parallel plate condenser is connected with battery. It is its charge, potential, electric field. तो ये Q0, V0, E0, U0 दे रहा है। In order to fill complete space between the plates, dielectric slab is inserted. The battery is still connected. तो मिल गया हमें जवाब। भाई बैटरी कनेक्टेड है तो V कांस्टेंट रहेगा, E कांस्टेंट रहेगा, बाकी सब K टाइम्स हो जाएगा। तो चेक करो, अब फाइनल चार्ज ज्यादा होगा, पोटेंशियल गलत हो गया ये, और फाइनल फील्ड ये गलत हो गई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल से ज्यादा होगी। यानी हमारे ऑप्शन इसमें मोर देन वन चॉइस करेक्ट है, ए और डी करेक्ट हो गए। तो अब तो समझ आ गया होगा बढ़िया से। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब ये कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम है। ये कह रहा है पैरेलल प्लेट कंडेंसर हैज कैपेसिटेंस 50 μF इन एयर। तो एयर के अंदर कैपेसिटेंस दे रखी है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी का वैल्यू दे रखा है 50 μF एंड 110 माइक्रोफराड व्हेन इमर्ज्ड इन ऑयल। अब ऑयल भी एक डाइलेक्ट्रिक का काम करता है, तो डाइलेक्ट्रिक में कैपेसिटेंस हो गई K एप्सिलॉन नॉट A बाय D 110 μF। कहता है K का वैल्यू बता दो, तो दोनों को डिवाइड करो, आसानी से K आ जाएगा। तो 1 by K is equals to 1 by 2, K का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया। ऑप्शन नंबर इसके अंदर 50 था, सॉरी, तो 2.2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2.2, तो 2.2 के आसपास आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो गया। ओके अब ये सवाल फिर से आईआईटी का है और ये बोल रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of plate area A and plate separation D charged to potential V and then battery is disconnected. लो अब जवाब मिल गया, battery is disconnected. A slab of dielectric constant K is then inserted between the plate of the capacitor so as to fill the space between the plate. If QEW denotes the magnitude of charge, electric field after the slab is inserted and work done on system in question in the process of inserting the slab. Slab को insert करने का work done, then the state incorrect relation from the following. तो अभी चार्ज तो डिस्कनेक्टेड है, तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, कितना रहेगा वो हमें निकालना पड़ेगा और उसको हम बिल्कुल निकाल लेंगे। तो Q इज इक्वल टू CV लगाओ, C का वैल्यू हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है।
फील्ड। अब जो फील्ड होगी, इस फील्ड का वैल्यू हो जाएगा, अच्छा ये हमसे पूछ रहे हैं देन द स्टेट द इनकरेक्ट रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, अब अगर हम फील्ड का वैल्यू निकालें तो नई फील्ड, ये तो पुरानी फील्ड को आई थिंक इंडिकेट कर रहा है, प्लेट एरिया है, सेपरेशन नहीं, तो ये क्यू ई डब्ल्यू रिस्पेक्टिवली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्लेट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर द स्लैब इज इंसर्टेड। ठीक है, मैं यही ढूंढ रहा था, ये ई कौन सा है, पहले वाला या नया है, तो ये नया फील्ड हो गया, तो नया फील्ड हो गया पुराना फील्ड बाय के। अब पुराना फील्ड तो आपको बताइए यार, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो गया और साथ में के आ गया, या फिर हम इसको वी बाई डी भी लिख सकते हैं, तो वी बाई डी के हिसाब से लिखोगे वैसे भी आंसर आ जाएगा, तो वी बाई डी के हिसाब से लिखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी बाई के डी, वी जहां पर पुराना पोटेंशियल था, तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ओके, अब वर्क डन पर हम काम करते हैं, तो वर्क डन हो गया, अब कितना वर्क करना पड़ेगा हमें, हम हो गए एक्सटर्नल एजेंट, देखो बैटरी तो है नहीं यहाँ पर क्योंकि वो तो डिस्कनेक्टेड है, तो वर्क डन बाय बैटरी जीरो हो गया, चार्ज आने जाने का रास्ता नहीं है तो हीट डेवलप नहीं होगी, तो हमने जो वर्क किया वो हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल हो गई यू बाई के और इनिशियल हो गई यू, यू कॉमन आ गया और 1 बाई के माइनस 1, तो ये नेगेटिव वर्क आ गया। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें और u का वैल्यू डालें तो u का वैल्यू हो गया हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी टाइम्स 1 बाई के माइनस 1, ये नेगेटिव वर्क है, तो अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो फिर उस हिसाब से आपको माइनस साइन कॉमन लेकर के लिखना पड़ेगा और इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड का ये वाला ऑप्शन, जिसके अंदर आप बस खाली q और c के वैल्यू डाल दोगे, q का वैल्यू मैंने ऊपर लिखा ही हुआ है और c का आप जानते ही हो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। तो इनकरेक्ट एक ही ऑप्शन है वो ये वाला है और इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट आंसर हो गया, इनकरेक्ट रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग हमें ढूंढना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहे टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 2c एंड c आर ज्वाइंड इन पैरेलल, तो दो कैपेसिटर हैं, एक का कैपेसिटेंस 2c है एक का c है, आर ज्वाइंड इन पैरेलल एंड चार्ज अप टू पोटेंशियल डिफरेंस v, तो दोनों पैरेलल में लगाए गए और पोटेंशियल v तक दोनों को चार्ज कर दिया गया, चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड the capacitor of C is filled completely with a medium of dielectric constant K, then the potential difference across capacitor will now be, तो ये तो पहले से कनेक्टेड थे बट अब बैटरी हटा दी गई और इसमें दूसरे वाले कैपेसिटर में C वाले कैपेसिटर में हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो डाइलेक्ट्रिक डालने से K का डाइलेक्ट्रिक डालने से ये कैपेसिटी KC हो गई, कैपेसिटेंस बढ़ गई तो ये दूसरे से चार्ज खींचेगा तब तक जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए, तो V डैश और V डैश नया पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया। अब कैसे निकालें, तो इसे निकालने के लिए वही पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में किया था उसी का कंसेप्ट इस्तेमाल करो, चार्ज जो है वो तो कंजर्व्ड है, जितना इसमें पहले होगा उतना ही इसमें बाद में होगा क्योंकि बैटरी तो डिस्कनेक्ट हो चुकी है, तो चार्ज कंजर्वेशन लगाओगे तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q1 प्लस Q2 हो गया 2CV प्लस CV, Q1 डैश की बेटा वैल्यू हो गई 2CV डैश, V डैश में बाद में लिख लूंगा और इधर आ जाएगा KC V डैश। तो यहां से अगर V डैश का वैल्यू निकाले तो C तो इधर पूरी इक्वेशन से कैंसिल आउट हो लिया और V डैश का वैल्यू हमारे पास आ गया 3V बाय K प्लस 2। अब ऑप्शन में लाते हैं तो V डैश यानी नया पोटेंशियल हो गया 3V अपॉन K प्लस 2, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आई थिंक समझ आ गया होगा, इतना भी मुश्किल कॉम्बिनेशंस नहीं थे। तो ये था आपका पूरा का पूरा लेक्चर जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के हमने बेसिक कंसेप्ट सीखे, जिसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड हो कनेक्टेड बैटरी में और डिस्कनेक्टेड बैटरी में तो क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगला लेक्चर रहेगा स्टैकिंग ऑफ मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक, तो मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक हम लोग अलग लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।